पप्पू ने बैंक से लोन ले लिया। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक से लोन ले लिया 50 लाख रुपए का। अब उसकी स्थिति जो है वो खराब हो गई। अब वो लोन नहीं चुका पा रहा। क्या होगा पप्पू के साथ में, जरा समझते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। नमस्कार, लीगल एडवाइस में आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है। जो पप्पू ने लोन लिया, आपको ज़रा ये समझना पड़ेगा कि अगर वो नेशनलाइज्ड बैंक है तो ऐसी स्थिति में DRT यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बैंक आपको एक लीगल नोटिस भेजेगा, यानी पप्पू को यहाँ पर एक लीगल नोटिस आता है और लीगल नोटिस में बैंक कहता है कि भाई देखो, ऐसा है कि आपने जो हमसे लोन लिया था ना, वो सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है भाई। 20 साल के लिए हमने आपको 50 लाख रुपए दिया। अब आपने 5 साल तो चुकाया, 6वें साल से अब आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी है जिस पे हमने आपको लोन दिया था, उस प्रॉपर्टी को हम बेच देंगे और बेचने के बाद में उस पैसे को रिकवर करेंगे। अदरवाइज आप एक काम करो, जो रिमेनिंग पेमेंट है आप उसको फोरक्लोज करो, खत्म करो। ऐसा नोटिस पप्पू को मिलता है। लेकिन अब परेशानी ये कि पप्पू के पास तो पैसे देने के लिए है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, जिस भी तरीके से अपने बैंक को रिप्लाई दे सकता था उसने दिया, और जो बैंक है वो DRT की प्रक्रिया में जाएगी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया में जाएगी। और DRT में क्या होगा, बैंक केस फाइल करेगी कि देखिए हमारे पास में इनके डॉक्यूमेंट है, मॉर्टगेज लोन था ये, और डॉक्यूमेंट्स के बेस पे था, या जो भी सिक्योर्ड लोन हम कहते हैं, सिक्योर्ड लोन होने की वजह से आप ऐसा करो कि आप इनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर दो। इनकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी भाई। उस टाइम पे जब हमने इनको 5 साल पहले दिया था 50 लाख की थी, आज की डेट में प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 60 लाख है। हमें पप्पू से 40 लाख की रिकवरी करनी है, जो बाकी रिमेनिंग 5-10 लाख है वो आप ऐसे दे दो। इस तरीके से प्रक्रिया होती है। तो भाई साहब, आप अगर ये समझ रहे हैं कि बैंक से आपने लोन ले लिया और बैंक से लोन अब आप नहीं चुकाओगे या भूल जाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। कानून है DRT का और DRAT का कानून है, जहां पर 20 लाख से ज़्यादा अगर पैसा है, अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से वो पैसा लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको पैसा देना पड़ेगा। नहीं तो आपको लीगल नोटिस बैंक भेजेगी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भेजेगा, और जैसा पप्पू के केस में हुआ था वैसा आपके साथ में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपके घर की नीलामी हो सकती है, कोई और उस घर को खरीदेगा, जो भी उसकी कीमत होगी वो पेमेंट दिया जाएगा, और अगर वो पेमेंट बैंक की रिकवरी से ज़्यादा है तो उस पर जो भी XYZ अमाउंट है वो रिटर्न आपको हो जाएगा। नहीं तो पूरा का पूरा फोरफिट बैंक कर लेती है। तो हमेशा आप ध्यान दें, अपनी लिमिट से ज़्यादा एक्सटेंडेड वैल्यू का आप लोन कभी ना लें। ऐसा लोन जो कि कल आपका डिफॉल्ट हो सकता है, ऐसी स्थिति में DRT की प्रक्रिया हो सकती है। मान लेते हैं बैंक के फेवर में ऑर्डर आ गया, यहाँ पे पप्पू ने जो लोन लिया था वो नहीं चुका पा रहा था। ऐसी स्थिति में अब पप्पू के साथ में क्या हुआ कि कोर्ट ने बोला, यानी DRT ने बोला, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने, कि आप भाई वसूल लो 40 लाख 50 लाख जो भी आपके, इनकी प्रॉपर्टी बेचो, वसूल लो। अब पप्पू को ये लगता है कि नहीं, मेरे साथ में तो गलत हो गया, मेरे साथ ऐसा ऑर्डर कोर्ट को पास नहीं करना था। तो ऐसी स्थिति में वो अपील भी कर सकता है। तो इसकी अपीलेट अथॉरिटी जो होती है वो हाई कोर्ट नहीं होती है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होती है। इसकी जो हायर अथॉरिटी होगी वो DRAT होती है, डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है। वहां पर आप अपनी अपील कर सकते हैं। कौन? पप्पू। ऐसी स्थिति में जहां पर बैंक के ही अगेंस्ट में आया, बैंक कर सकती है, या कि अगर ऐसी स्थिति या परिस्थिति जहां पर पप्पू को ऐसा लगता है कि भाई मेरे को तो 50 लाख का जो लोन था वो गलत तरीके से कोर्ट ने यहां पे अवॉर्ड कर दिया, अब एक काम करते हैं, चलो चलते हैं। तो फिर जाएंगे कहां? DRT में जाएंगे। जनरली ऐसी स्थिति नहीं बनती है। ज़्यादातर वो मामले होते हैं जहां पर आपके किसी पर्सनल व्यक्ति ने पैसे ले लिए। तो ऐसी अगर स्थिति बनती है, ऐसी कंडीशन अगर बनती है, तो वहां हमेशा मैं आपको कहता हूं कि आप जो केस फाइल करेंगे वो CRPC IPC के प्रोविजन के हिसाब से करें। कंप्लेन केस अगर फाइल कर सकते हैं तो करें, या पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट FIR अगर दर्ज कर सकते हैं तो करें। अब जो FIR आप दर्ज करेंगे वो किन धाराओं के अंतर्गत करेंगे वो जरूरी है जानना, जिसमें आपको धाराएं ध्यान रखनी है, सेक्शन ध्यान रखने हैं। 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 417 चीटिंग की जहां पे बात होती है, 420 420 फॉर्जरी, जहां पर आपको यह बताया जाता है कि भाई आपके साथ में जो पनिशमेंट है, जो इंड्यूसमेंट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो पनिशमेंट है चीटिंग को लेकर के, वो उसकी बात होती है। और 426 यानी पनिशमेंट फॉर मिसचीफ। तो इन धाराओं के अंतर्गत आपको FIR दर्ज करानी है। अगर कोई व्यक्ति आपके पैसे ले लेता है और इंटेंशनली आपको पैसे वापस नहीं करता है, धारा 406, 417, 420, 426। इसके साथ अगर काफ़ी समय हो गया है,
पैसा नहीं दिया जा रहा है, आपके घर परिवार की बात है, आप सोचते हैं कि भाई क्रिमिनल लॉ में नहीं जाना, तो सिविल लॉ में भी ऑप्शन है जहां पर आप समरी सूट 37 ऑर्डर में फाइल कर सकते हैं और आप रेगुलर सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो बेटर सजेशन ये रहेगा कि आप समरी सूट के प्रोविजन में जाएं जो कि ऑर्डर 37 में है, और अगर आप सिविल सूट रेगुलर फाइल करेंगे तो ऑर्डर 4 CPC में डिफाइन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पप्पू और नेहा का, हमेशा मैं एक जजमेंट बात करता हूं जहां पर नेहा ने पप्पू से 10 लाख रुपए ले लिए, तो पप्पू ने बोला भाई तुम मुझे एक चेक दे दो, और नेहा से उसने एक चेक ले लिया। ऐसी स्थिति में जहां पर अगर नेहा 10 लाख रुपए पप्पू के वापस नहीं करती है तो जो पप्पू है वो केस फाइल कर देगा चेक बाउंस का, किसके खिलाफ? नेहा के खिलाफ, और अपने 10 लाख रुपए को वसूल लेगा। जी हाँ, और ये जो प्रक्रिया होगी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो ये कानून है उसके अंतर्गत होगी। 1881 का कानून, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया या कार्यवाही होती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों ही सेक्शन, दोनों ही प्रोविजन, दोनों ही कानून एक तरीके से मिले होते हैं, और इसमें दोगुना फाइन देने का ऑप्शन या जेल जाने का भी प्रावधान होता है। तो इस वजह से आप ध्यान दें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपके काम आएगा। और अगर स्थिति ऐसी है जहां पर आपको लगता है भैया ऐसा है, हमको ना कोर्ट जाना, ना कचहरी जाना, ना किधर पे कोई केस नहीं करना, हम एक काम करेंगे, अगर हमारे तुम्हारे बीच में डिस्प्यूट होता है तो हम एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं। तो इसे हम आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन भी कहते हैं। आर्बिट्रेशन काउंसिलिएशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ऐसी स्थिति में कोई बीच का व्यक्ति आपका सेटलमेंट, आपके विवाद का निराकरण, समझौता करवा देता है, आपके पैसे की वसूली करवा कर दे देता है। जैसे नेहा और पप्पू के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो दोनों ने निर्धारित किया कि भाई ऐसा है, पहले ही आप डिसाइड कर लो कि अशोक पांडे जो ये वकील साहब है ना, ये हमारे डिस्प्यूट को सेटलमेंट कर देंगे। तो दोनों को ही बराबर बराबर, या जिस भी स्थिति में पैसे बढ़ते हैं, या तुमसे पैसे लेकर के मुझे पैसे जो देने की स्थिति बनती है, वो काम ये करवाएंगे। तो मैं क्या हो गया? मीडिएटर हो गया, आर्बिट्रेटर हो गया। तो ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन एक्ट आपको ध्यान रखना 1996 का कानून, जो कि आपको काम आएगा। सिविल की बात हुई, DRT, DRAT, इसके साथ में हमने बात की क्रिमिनल लॉ की, इसके साथ हमने जो सिविल में समरी सूट की बात की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और आर्बिट्रेशन की बात की। ऐसी बात करते रहेंगे। कानून की जानकारी इस चैनल से आपको लगातार मिलती रहेगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से। सब्सक्राइब जरूर कर लें लीगल एडवाइस, और किसी जानकारी के लिए करना चाहते हैं बात, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी। कानूनी संबंधित कोई भी अगर आपकी परेशानी है, उससे संबंधित हमारी और आपकी होगी बात। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी कामना हमेशा।